सभी व्यूअर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर पवन ओबराय स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में अभी जुलाई 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे एमकॉम सेकेंड ईयर में प्राइवेट का, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये पेपर हुआ था। तो ये बुकलेट मेरे पास में आ गई है, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं। तो ये एक बुकलेट एक्चुअली हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर मिल नहीं पाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो एमकॉम के सारे 2021 के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, बल्कि 2019 के, 18 के, 2017 के, 16 के हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के पेपर हैं मेरे पास में, और प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जिनको पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो वो भी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके 10 रुपये केवल हर एक पेपर का आप पे करके आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम सॉल्व करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर जुलाई 2021 का। बुकलेट सीरीज है पी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑप्शनल पेपर होता है, ये कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि 3 ग्रुप हैं। 3 ग्रुप में से कोई ना कोई पेपर जो है बच्चे जोड़ लेते हैं, क्योंकि एनटीए नेट में भी ये पेपर आता है आपका। तो एनटीए नेट के लिहाज से भी और बीएड के इंटर टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको मार्केट में मैटर नहीं मिल पाता, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं ऐसी बुकलेट। चलिए, मैं डिक्टेट तो हिंदी में कर रहा हूँ, तो इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में भी आंसर देख सकते हैं। तो एक ये आपको स्टेटमेंट दिया है कि मानव संसाधन से आशय संगठन के कार्यबल की बौद्धिक क्षमता, कौशल, सृजनात्मक क्षमता, प्रतिभा तथा अभिवृत्तियों का कुल योग है, जिसमें संबंधित व्यक्तियों जैसे कि मालिक, स्वयं नियोजित व्यक्ति आदि के मूल्य, विश्वास तथा अभिवृत्तियों में भी सम्मिलित है। तो यह कथन, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया है? यह स्टेटमेंट दिया है लियोन मैग्निसन ने। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। मैंने ऑप्शन पे इसलिए टिक लगा दिए हैं क्योंकि स्टूडेंट्स जब मुझसे पीडीएफ फाइल परचेज करते हैं, अगर लास्ट में दे दें तो बच्चों को बार बार लास्ट पेज अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर देखना पड़ता, तो उससे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सब प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें आप स्टूडेंट्स को साथ के साथ टिक लगा के दे दे तो हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर वहीं मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने टिक वहीं पर लगा दिए, जिससे आप लोगों को आसानी रहे और आप सीधा आंसर पे फोकस करें। सेकंड है, जन समुदाय व्यक्तियों को परिसंपत्ति माना जाए, ना कि परिवर्तनशील लागत। इस अभिमत को प्रमुखता दी गई है, तो इसको मानव संसाधन प्रबंध में दी गई है। मानव संसाधन प्रबंध की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है किससे? मानव संसाधन नियोजन से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रबंधकीय नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो वह है ऑप्शन डी, एक उद्देश्य निर्धारित करना। ये प्रबंधकीय नियोजन प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेप होता है। वह प्रक्रिया जिससे सही व्यक्ति सही स्थान पर, सही समय पर तथा सही संख्या में चुने व नियुक्त किए जा सकें, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मानव शक्ति नियोजन, है ना। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और मैन पावर प्लानिंग एक ही नाम होता है इंग्लिश में। निम्न में से कौन सा मानव संसाधन प्रबंधक के क्रियात्मक कार्य का उदाहरण है? तो वो है प्रोक्योरमेंट, यानी कि प्रापण कराना या उपलब्ध कराना। प्रापण यानी कि प्रोक्योरमेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो ये शब्द किसका प्रतीक है? ये भर्ती और चयन का प्रतीक शब्द है। प्रोक्योरमेंट एक्चुअली रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से रिलेटेड शब्द होता है आपका। नियुक्तिकरण के अंतर्गत है, जो स्टाफिंग इन्वॉल्व है उसमें क्या होता है? तो तीनों ही ऑप्शन इसमें अंदर शामिल होते हैं कि सही कार्य के लिए सही व्यक्ति की खोज करना, सही समय पर उनको नियुक्त करना, सही समय पर सही कार्य करना। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। जनशक्ति से क्या तात्पर्य है? जनशक्ति से तात्पर्य है ऑप्शन सी कि वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हैं
या कार्य करने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मानव शक्ति नियोजन का उद्देश्य है। तो इसमें आपको देखिए 3 दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट वो करेक्ट है कि मानव शक्ति की आवश्यकताओं का सही अनुमान, और सेकंड की मानव शक्ति का प्रबंध करना। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। स्टूडेंट्स, पढ़ने में तो ये पेपर अच्छा लगता है, बट जब एमसीक्यूज आते हैं तो इतने इजी नहीं आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, बल्कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो। हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में तो कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स अंदाजा लगा लेते हैं आंसर, बट और जो सब्जेक्ट्स हैं एमकॉम के वो इतने इजी नहीं है। तो आपको थोड़ी सी स्टडी अच्छे से करनी पड़ेगी। जब भी मौका मिले मेरी प्लेलिस्ट विजिट करें और अपना स्टडी कर सकते हैं उसको। उत्पादकता से क्या अभिप्राय है? तो उत्पादकता से अभिप्राय होता है उत्पादन आधा अनुपात, आउटपुट टू इनपुट रेशियो। कथन दे रखे हैं आपको ये दो, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सी करेक्ट है। जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है कि उच्च मनोबल उच्च उत्पादकता की ओर ले जाता है, और जो सेकंड है वो गलत है कि उच्च मनोबल आवश्यक नहीं है कि उच्च उत्पादकता की ओर ले जाए। तो ये गलत है आपका स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, मानव संसाधन प्रबंध वर्तमान संदर्भ निम्न में से किसका मिश्रण है? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। कार्मिक प्रबंध प्लस संगठनात्मक व्यवहार प्लस श्रम संनियम प्लस औद्योगिक संबंध। तो पर्सनल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, लेबर लेजिग्नेशंस और इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये चारों ही इसमें शामिल होते हैं। कृत्य विश्लेषण, जिसे हम जॉब एनालिसिस इंग्लिश में कहते हैं, इसके कार्य में कौन सा निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है? नहीं है आपसे पूछ रहा है ना। तो फर्स्ट पॉइंट की कृत्य के लिए भुगतान की दर निश्चित की जाती है, द रेट ऑफ पे फॉर द जॉब इज फिक्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि कार्य या कृत्य की बात होती है, इंग्लिश में जॉब कहते हैं। तो इसके मूल्यांकन की एक तकनीक है जिसका उद्देश्य, ऑप्शन ए करेक्ट है कि उचित तथा न्याय संगत वेतन संरचना का निर्माण। कारखानों में कार्य मापन, लागत निर्धारण एवं मजदूरी प्रेरणाओं के लिए किसने वकालत की है? तो वो की है FW टेलर ने। कृत्यों का क्षैतिज विस्तार कहा जाता है, तो वो कार्य विस्तारीकरण कहा जाता है, जॉब एनलार्जमेंट को। एक विशिष्ट कार्य में अंतर्निहित मुख्य कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व का लिखित कथन कहलाता है। तो ऑप्शन सी कार्य विवरण, जॉब डिस्क्रिप्शन। कृत्य विश्लेषण के अंतर्गत सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित होता है? तो कार्य विवरण तथा कृत्य विशिष्टीकरण। कृत्य मूल्यांकन डैश का मूल्यांकन है, तो ये कृत्य मूल्यांकन एक्चुअली कार्य का, वर्क का जो है एक मूल्यांकन है। निम्नलिखित का व्यवहार में किस क्रम में प्रयोग किया जाता है? तो ये मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नीचे है आपका इसमें, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। सबसे पहले होती है भर्ती, ठीक है, 3 नंबर। उसके बाद भर्ती के बाद उसकी ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, प्रशिक्षण और विकास होता है। उसके बाद उसका निष्पादन मूल्यांकन, जो परफॉर्मेंस अप्रीजल होता है वो होता है। और फिर फर्स्ट नंबर का पॉइंट है पदोन्नति, उसका प्रमोशन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें आपका करेक्ट है। कर्मचारी के ज्ञान, कौशल तथा योग्यता में वृद्धि करने के कार्य को कहा जाता है, उसको हम प्रशिक्षण कहते हैं। ऑप्शन ए। भर्ती प्रक्रिया है, तो भर्ती प्रक्रिया जो है वो ऑप्शन भी सही है कि भावी प्रत्याशियों की
खोज है। प्रबंधकीय कर्मचारी की भर्ती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सर्वाधिक उपयुक्त है? वो है विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। चयन का अर्थ है, देखिए चयन का जो अर्थ होता है वो होता है, हिंदी में कहते हैं विलोपन और इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन। ऑप्शन ए आपका सही है। मानव संसाधन नियोजन का आधार है, तो इसका आधार होता है फर्म की कार्यनीतिक योजना। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस साक्षात्कार में प्रश्नों को पहले निश्चित किया जाता है? तो वो है ऑप्शन डी, संरचित। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर्ड। साक्षात्कार का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रकार है, तो वो है ऑप्शन सी, संरचना निर्मित। व्यक्तियों का प्रबंध करने हेतु सिद्धांत X तथा सिद्धांत Y का प्रतिपादन किसने किया? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकग्रेगर, जिन्होंने थ्योरी X और थ्योरी Y जो है वो डेवलप करी थी। अधिकारी की जानबूझकर अवज्ञा करने को कहते हैं, तो हम कहते हैं जानबूझकर अवज्ञा। शिकायत निवारण के अंतिम चरण में डैश के द्वारा प्रबंधन किया जाता है, तो दोनों पक्षों में सहमति से मध्यस्थ, दोनों पक्षों में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह जानने के लिए कि कोई कर्मचारी संगठन को क्यों छोड़ रहा है साक्षात्कार किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए अगर कोई कर्मचारी किसी अपने संस्था को, संगठन को छोड़ना चाहता है तो कम से कम एक बार इससे पूछना भी चाहिए कि आपको हमारी संस्था में क्या प्रॉब्लम है ना। तो वो भी इंटरव्यू जब लिया जाता तो उसे हम एग्जिट इंटरव्यू कहते हैं, निर्गमन साक्षात्कार। अनुषंगी लाभों से, जिसे हम इंग्लिश में फ्रिंज बेनिफिट कहते हैं, तो कर्मचारियों के वेतन पर प्रभाव पड़ता है। देखिए कर्मचारी के जो वेतन पर एक्चुअली कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। कृत्यों के सोपान में कृत्यों के मूल्य स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कृत्य मूल्यांकन, जॉब इवैल्यूएशन। भर्ती विभेदक निश्चित करने के लिए, देखिए इंग्लिश में हम इसे कहते हैं वेज डिफरेंशियल्स, तो निश्चित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें कार्य मूल्यांकन, जॉब इवैल्यूएशन विधि का जो प्रयोग है वो किया जाता है। कार्य मूल्यांकन ऐसी प्रविधि है जिसका उद्देश्य है, तो देखिए ये उचित एवं न्यायपूर्ण भुगतान संरचना स्थापित करना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। प्रशिक्षण के अंतर्गत सम्मिलित है, तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं कि व्यक्तियों या कर्मचारियों का कंपनी की प्रशिक्षण अवस्थाओं का अभिज्ञान या पहचान करना, समुचित प्रशिक्षण प्रोग्राम या कार्यक्रम विकसित करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। तो डी जो है वो एक्चुअली बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मजदूरी की संकल्पना में सम्मिलित है, तो देखिए मजदूरी की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट में ना तो न्यूनतम मजदूरी शामिल होती है, ना उचित मजदूरी शामिल होती है और ना ही जीवन निर्वाह मजदूरी शामिल होती है। तो करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। निष्पादन मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है कि संगठन की लाभदायकता निर्धारित करना। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेने की सर्वोत्तम विधि सप्त बिंदु योजना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं 7 पॉइंट प्लान, को किसने प्रस्तुत किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीए नेट के में भी ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो वो थे प्रोफेसर ए रोजर, प्रोफेसर ए रोजर। भारत सरकार ने संसद में किस वर्ष में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता बिल प्रस्तुत किया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 1990 में किया था।
336 डिग्री रीति, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो जो 336 रिपीट कर रहा हूँ, 360 डिग्री रीति जो है आपकी मेथड जो है वो किससे संबंधित होता है? ये परफॉर्मेंस अप्रेजल से, निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित होता है। ये पीजीटी टीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय श्रम संघ भारत का नहीं है? तो वो ILO है, आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये भारत का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सामूहिक सौदेबाजी की कमजोरी है? तो तीनों ही होती हैं। सामूहिक सौदेबाजी अधिनियम का न होना, विभिन्न पक्षों के बीच शत्रुता, श्रम संघों के बीच प्रतिस्पर्धा। तो डी करेक्ट है हमारा, उपयुक्त सभी। चयन प्रक्रिया के सही क्रम को लिखिए। तो देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जब चयन प्रक्रिया होती है, कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, तो आवेदन पत्रों की प्राप्ति होती है। उसके बाद हम उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करते हैं, बेस्ट कैंडिडेट्स हम सेलेक्ट करते हैं उनमें से। उसके बाद 4 नंबर की प्रत्याशी का हम स्वागत करते हैं, और उसके बाद जो है 2 नंबर हम उसका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेते हैं, प्रारंभिक साक्षात्कार लेते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। MBO क्या है? यानी आपसे पूरा नाम पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कंपटीशन में आया है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये इसका पूरा नाम पूछा है आपसे इसमें। द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण का अर्थ है, तो होता है कार्य से दूर रहकर जिस यंत्र का उन्हें कार्य पर प्रयोग करना है उसका प्रशिक्षण। रिक्त प्रार्थना पत्र में नाम, जन्मतिथि तथा पता किसके अंग होते हैं? तो ये व्यक्तिगत समांक होते हैं। एक जो है आपका जिसमें ये सारी चीजें होती हैं, तो ये हमारा पर्सनल डेटा होता है। तबादला के क्या कारण होते हैं? यानी कि जब किसी का ट्रांसफर होता है तो संगठनात्मक आवश्यकता भी हो सकता है, कर्मचारी की उत्पादकता में वृद्धि भी हो सकती है, और कर्मचारी को दंडित करने हेतु भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। प्रबंध में कर्मचारियों के भाग की विभिन्न विधियां हैं। तो संयुक्त प्रबंध परिषद भी है, कार्य समितियां भी हैं, और शॉप यानी कि जो कार्यशाला परिषद तथा संयुक्त परिषद है वो भी है। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कार्य विश्लेषण किया जाता है। कार्य विश्लेषण एक्चुअली मानव संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है, डी करेक्ट है। केंद्रीय श्रम संगठन CITU किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? तो ये है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित। किसी दल या समूह संगठन के कार्य तथा उद्देश्य पूर्ति हेतु उत्साहपूर्वक या गर्मजोशी से सहयोग करने हेतु तत्पर रहना मनोबल है। यह कथन किसका है? यह है एल्ड्रिच का। 360 डिग्री प्रति संभरण या पुनर्निर्वेश विधि को टैश नाम से भी जाना जाता है। तो इसे हम बहुस्रोतीय मूल्यांकन व प्रतिसंभरण पद्धति भी कहते हैं। किसी विवाद को निपटाने या सुझाव देने हेतु बिना न्यायालय या कानून का आश्रय के लिए किसी तृतीय पक्ष को सौंपने के लिए सहमत होना कहा जाता है। तो उसे हम समझाना बुझाना या सराधन भी कहते हैं। व्यक्तिगत प्रेरणा योजनाओं में शामिल है, तो उसमें लाभ सहभागिता जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो शामिल नहीं है। तो व्यक्तिगत प्रेरणाओं में शामिल नहीं है, तो जो लाभ सहभागिता है वो शामिल नहीं होती है। नेतृत्व निम्नलिखित सभी कारकों का कार्य है सिवाय टैश के, तो वो है उत्पाद या सेवा, कोई प्रोडक्ट या सर्विस का। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत में श्रम संघों के बीच प्रतिस्पर्धा को बताती है? तो ऑप्शन बी सही है कि एक ही संगठन में बहुत से श्रम संघ जिनका संबंध विभिन्न राजनीतिक दलों से है तथा जो एक ही प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शब्द अंगुरी लता
जिसका मतलब ये होता है कि खबर फैलने का एक गुप्त संसाधन है, जैसे हम इंग्लिश में ग्रेपवाइन भी कहते हैं। तो कौन से संप्रेषण को दर्शाने के लिए किया जाता है? एनटीए नेट में तो ये क्वेश्चन कई बार ही आया हुआ है और पीजीटी टीजीटी में भी आया हुआ है। तो होता है अनौपचारिक कम्युनिकेशन, होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। किसने कहा था? संप्रेषण किसी प्रशासकीय प्रणाली की रक्त धारा है, तो वो कहा था फिफ्नर ने। कृत्य संतोष के विषय में कौन सा कथन सर्वाधिक सत्य है? तो ये सी सही है कि ये है मापा नहीं जा सकता। कर्मचारी को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए उचित प्रकाश की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, तो वो कारखाना अधिनियम में किया गया है। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि श्रम संघ प्रबंध की एक समिति होती है। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं के क्रम में सर्वोच्च आवश्यकता होती है, तो वो होती है आत्मविकास, है ना। निम्नलिखित में से कौन से मैक्लीलैंड के सिद्धांत का भाग नहीं है? तो वो है आपका प्रभुत्व। निम्नलिखित में से कौन सा ERG सिद्धांतों के स्तरों में से एक नहीं है? नहीं पूछ रहा है आपसे। स्वाभिमान, जिसे हम इंग्लिश में ईगो कहते हैं। यह मान्यता कि कर्मचारी कार्य को पसंद करते हैं, सृजनात्मक रुचि वाले होते हैं तथा स्वात्म निर्देशन करते हैं, तो इसे कहा जाता है। तो ये एक्चुअली मैकग्रेगर की थ्योरी वाई थी, है ना, सिद्धांत वाई के अनुसार है ये। मानव प्रकृति के विषय में यह मान्यता है कि, तो ये देखिए 3 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं कि अधिकांश व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से कार्य अरुचिकर लगता है, अधिकांश व्यक्ति निर्देशित होना पसंद करते हैं, और थर्ड स्टेटमेंट है कि अधिकांश व्यक्ति बहुत कम या ना के बराबर सृजनात्मक रुचि वाले होते हैं। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये जो हैं किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? ये एक्चुअली जो मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स दी थी ये उसके हिसाब से हैं तीनों स्टेटमेंट। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 बी के अंतर्गत एक कारखाने में जहां डैश या अधिक कर्मचारी कार्य करते हो, सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, 1000। सिद्धांत जेड के प्रतिपादक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम आउची। भारत में श्रम संघ आंदोलन का उद्भव किस अवधि में हुआ? तो 1920 से 1930 के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम बाजार की दीर्घकालीन प्रवृत्ति का संकेतक है? तो तीनों ही हैं, स्वयं नियोजन या स्वयं रोजगार नियोक्ता, आकार अवपतन, और घर से काम करना या सेवा देना, है ना। तो डी जो है वो करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित औद्योगिक विवाद निपटाने की यांत्रिक व्यवस्थाओं मशीनरी के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए जिस प्रकार औद्योगिक विवाद अधिनियम में दिया गया है। तो मैं ये आपको ABCDEF दे रखे हैं, तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सबसे पहले है आपका समिति, उसके बाद आता है आपका सराधन जो सुलह प्रक्रिया होती है आपका, ठीक है। उसके बाद है आपका सराधन सुलह प्रक्रिया जो बोर्ड होता है, उसके बाद है आपका जांच न्यायालय, उसके बाद आता है श्रम न्यायालय, उसके बाद औद्योगिक न्यायाधिकरण, और उसके बाद राष्ट्रीय न्यायाधिकरण। तो ये थोड़ा सा आप स्टूडेंट इसको देख लें, क्योंकि 6 इसमें आपको 7 इसमें आपको दे रखे हैं, ए से लेके जी तक, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। औद्योगिक विवादों के निपटारे का अंतिम कानूनी उपाय है जो कि दोनों पक्षों को मानने के लिए बाध्यकारी है, क्योंकि विविध अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं न्याय निर्णय, एडजुकेशन।
एक व्यक्ति जिसका कारखाने के सभी कार्यों पर अंतिम नियंत्रण है, उसे कारखाना अधिनियम 1948 में कहा जाता है, तो उसे हम ऑक्यूपायर बोलते हैं, परिभागी। ह्यूमन रिलेशन एट वर्क पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कीथ डेविस के द्वारा। कर्मचारी का नियोक्ता के नियंत्रण में ना होने वाले परिस्थिति जन्य कारकों के कारण वेतन भुगतान से अनिश्चितकालीन विच्छेद या वंचित रहना है, तो उसे हम कहते हैं तालाबंदी, लॉकआउट। प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए 3 स्तरीय उपागम में से किनकी संस्तुति लेखक मैकग्रोही तथा थियर द्वारा की गई थी? ये एक्चुअली 3 स्टेप है, मैं बता देता हूं आपको। ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट आंसर है। एक तो था फर्स्ट नंबर संगठनात्मक विश्लेषण, एक है 3 नंबर क्रियात्मक संरचना विश्लेषण और एक है 5 नंबर मानव शक्ति विश्लेषण। ये देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। एक प्रभावशाली नेता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? वो होता है चरित्र। उसका चरित्र किस प्रकार का है? भावनात्मक बौद्धिक स्तर में सम्मिलित है, तो उसमें स्वबोध, स्वप्रबंध तथा स्व अभिप्रेरणा सम्मिलित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व शैली नहीं मानी जाती? तो ऑप्शन बी समाज अभिमुखी नेतृत्व शैली। हसबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक नहीं है? इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना, नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो 3 नंबर पर तो है आपका अंतर व्यक्तिगत संबंध और 5 नंबर पर है आपका कार्यात्मक परिस्थितियां। तो 3 नंबर और 5 नंबर इसके हिसाब से अभिप्रेरक नहीं है। देखिए ये रहा ऑप्शन आपका। वेतन चिट्ठा बनाने के लिए इस प्रक्रिया में महंगाई भत्ता की गणना करने हेतु किसका जानना आवश्यक होता है? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो जीवन निर्वाह सूचकांक होता है, उसका जानना आवश्यक होता है। नियुक्तिकरण में सम्मिलित है। देखिए नियुक्तिकरण में ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रशिक्षण भी सम्मिलित होता है, मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है और स्थापन जो प्लेसमेंट होता है वो भी सम्मिलित होता है, निर्देशन नहीं होता। ठीक है, तो बी आंसर आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से कारक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं? तो जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता और शालीन रहन सहन का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए? तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुषंगी लाभ नहीं है? तो जो महंगाई भत्ता है, डियरनेस अलाउंस, ये आपका फ्रिंग बेनिफिट जो है वो नहीं होता। ठीक, निष्पादन मूल्यांकन में कौन सी तकनीक प्रयोग में लाई जाती है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पीछे भी आया था। तो 360 डिग्री, 360 डिग्री रीति संबंधित किससे है? देखिए फिर से घुमा फिरा के इसी को पूछ लिया है क्वेश्चन को, तो एक तरीके से रिपीटेशन है, तो वो भी निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित होता है। अभिवृत्ति परीक्षण के अंतर्गत तीनों ऑप्शन करेक्ट है। बौद्धिक स्तर परीक्षण भी होता है, कौशल परीक्षण भी होता है और यांत्रिक अभिरुचि या अभिवृत्ति परीक्षण भी होता है। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्रबंधकीय कौशल संबंधित है, तो ये संकल्पना कौशल से संबंधित होता है। मातृत्व लाभ अधिनियम बनाया गया था, तो ये 1961 में बनाया गया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अस्तित्व में कब आया? तो ये 1948 में आया। नाटकीय ढंग से जनशक्ति संगठन को काम करना, तो वो आकार का अवपात होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तिक या सामूहिक, जिसे हम समूह भी बोलते हैं, उसमें अन्य व्यक्तियों को समझने, उनके साथ काम करने तथा उन्हें अभिप्रेरित करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम मानव कौशल कहते हैं। संगठनात्मक विकास का मूल विषय है
तो इसका मूल विषय होता है नियोजित परिवर्तन। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में मानव संसाधन प्रबंध की विशेषता है, तो भूमंडलीयकरण भी होती है, ग्लोबलाइजेशन, श्रमिक दल की जो जनानकी विशेषताएं होती है उनमें परिवर्तन भी होती है, और श्रमिक बल विविधता भी होती है। तो डी जो है वो करेक्ट है, उपयुक्त सभी। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया, है ना, एमबीओ को, तो पीटर एफ ड्रकर ने। श्रमिक दल की बदलती हुई जनानकी विशेषताओं के कारकों में है, तो तीनों हैं, दोहरे जीवन व्रत वाले दंपति भी, युवा कर्मचारी भी, और कार्यकारी माताओं की बढ़ती हुई संख्या भी। तो डी जो है वो करेक्ट है, उपयुक्त सभी। अधिकतर शिकायतें किस स्तर पर निपटाई जा सकती हैं, तो संयंत्र स्तर या निचला स्तर। मूल्य आधारित संगठन होता है, तो डी इसमें करेक्ट है कि वह जो आचार शास्त्र या नीति शास्त्र तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का अनुगमन करते हैं। तो व्यूअर्स, ये पूरा मैंने देखिए बहुत स्लो आपको समझाया है। 31 मिनट की लगभग वीडियो बन चुकी है, वो इसलिए बहुत स्लो समझाया है ताकि इस 31 मिनट में आप ये पूरे 100 क्वेश्चन की स्टडी कर लें, ताकि ये आपको पता लग जाए जिन भी स्टूडेंट्स के पास में ये पेपर होगा, जहाँ जहाँ भी एमकॉम में या एमबीए में ये पेपर होना है, ठीक है ना, एमसीक्यूज में, तो जहाँ जहाँ भी ये आपका पेपर है आपको ये पता लग जाए कि आपका जो पेपर है वो लास्ट ईयर का कैसा आया था, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर से बहुत हेल्प स्टूडेंट्स को मिल जाती है और टीचर्स को भी हेल्प मिलती है कि किस लेवल का पेपर आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही पेपर पढ़ने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक सब्जेक्ट की, पीडीएफ फाइल के लिए भी आप परचेज कर सकते हैं। 10 रुपये में आपको एक पेपर आराम से दे दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।